आज इस वीडियो में हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ये सिद्धांत है, जो थ्योरी है, ये किसी भी टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे और इसको हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्किनर थे उनका पूरा नाम क्या है और कहाँ के निवासी थे। इनका पूरा नाम है वरस फ्रेडरिक स्किनर। अब देखिए, ये निवासी हैं अमेरिका के। ये हमें याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो स्किनर थे वो कहाँ के निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। इनको फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? दो प्रयोग किए थे इन्होंने। एक कबूतर पर प्रयोग किए थे और चूहे पर प्रयोग किए थे। लेकिन जो हम पढ़ते हैं टीचिंग के एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं, तो जो चूहा है, चूहा वाला जो इनका थ्योरी है वो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने चूहे के प्रयोग में जिस बॉक्स का यूज किया था उसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, और जिस प्रयोग में इन्होंने कबूतर का प्रयोग किया था उसको पिजन बॉक्स कहते हैं या फिर कबूतर पेट का कहा जाता है। अपने सिद्धांत पर इन्होंने बुक्स लिखी हैं और बुक्स के नाम हमें याद रखना है। बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। ये जो तीन बुक हैं, हमें इनके नाम याद रखने हैं। तो यहाँ से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये कहाँ के निवासी थे, ठीक है, और किस किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, और जो प्रयोग किए थे उसमें जो बॉक्स यूज हुए थे उनको क्या कहा जाता है, और बुक से क्या नाम है, ये हमें याद रखना है। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं। इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए थे। इन्होंने कबूतर पे ऐसा नहीं था एक ही प्रयोग किया था, कबूतर पे इन्होंने कई प्रयोग किए थे। आप किसी एक बुक को उठा के देखेंगे तो हो सकता है उसमें अलग हो, किसी दूसरी बुक को उठा के देखेंगे हो सकता है अलग हो। तो जो कबूतर वाले प्रयोग थे, एक तो पिंग पोंग वाला, ठीक है, दूसरा था एट बनाना। तो ये है प्रयोग। हमें इन पे फोकस ना करके हमें जो स्किनर बॉक्स वाला है, चूहा वाला जो प्रयोग है, हमें इस पर फोकस करना है। आप देखेंगे कि इस थ्योरी के क्या नाम है, सिद्धांत के और क्या नाम है। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग। नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम वेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करेंगे। इसको हम हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में इस थ्योरी से क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि स्किनर कहाँ के निवासी थे, या फिर अनुबंधन थ्योरी के दूसरे नाम से पूछ लिया जाए आर टाइप थ्योरी किसे कहा जाता है, आर एस टाइप थ्योरी किसे कहा जाता है, किस थ्योरी में चूहे का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए ये थ्योरी हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब देखिए, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं? क्वेश्चन बनते कि स्किनर कहाँ के निवासी थे। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि स्किनर कहाँ के निवासी थे, तो हमको पता होना चाहिए स्किनर अमेरिका के निवासी थे। और इनका पूरा नाम बोरस फ्रेडरिक स्किनर था। इनको फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। इन्होंने जो प्रयोग किए थे, जिस प्रयोग के बेसिस पर इन्होंने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, उसमें क्या प्रयोग किए थे? कबूतर पर प्रयोग किया था और चूहा पर प्रयोग किया था। लेकिन जब हम टीचिंग एग्जाम की बात करते हैं तो टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चूहा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। जो कबूतर पे उन्होंने प्रयोग किया था उसमें जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम पिजन बॉक्स है, जिसको कबूतर पेट का कहा जाता है। कबूतर पेट का। और जिस प्रयोग में उन्होंने चूहे का प्रयोग किया था उसमें स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स क्या था? एक तरह का बॉक्स इन्होंने बनाया था जिसमें चूहे को रखा था और उसकी एक्टिविटी को उन्होंने मॉनिटर किया था, उसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इसके बाद हमें याद रखना है कि इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, जो तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका क्या नाम है। पहला है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकंड बुक है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, थर्ड बुक है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। तो हमें क्या याद रखना है? इनका पूरा नाम क्या था, कहाँ के निवासी थे, किस किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, और प्रयोग में जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उनके क्या नाम थे और बुक्स के क्या नाम है। ये तो हमको याद रखना है।
अब आगे चलते हैं, देखेंगे जो स्क्वायर बॉक्स था वो कुछ इस तरह का था। अब ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को क्या नाम दिया, स्क्वायर बॉक्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए थे। कबूतर वाले प्रयोग हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो टीचिंग एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं रहती। स्क्वायर बॉक्स से जो चूहे वाला प्रयोग है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो हमें एक दो नाम याद होने चाहिए जो उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए थे। नाम एक है पिंग पोंग। उन्होंने कबूतर को पिंग पोंग खेलना सिखा दिया था, एक तरह से ट्रेंड किया था पिंग पोंग खेलने के लिए। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे उन्होंने क्या किया था, कबूतर से एट बनवाना सिखा दिया था। तो ये हमको इम्पोर्टेंट याद याद नहीं है, ये हमें याद नहीं रखना है। हमको याद रखना है चूहे वाला प्रयोग था, हमें इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उनके क्या क्या नाम है। ये नाम हमें याद इसलिए रखने हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आर टाइप थ्योरी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन होंगे, तो वहां पे हमें याद रखना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, हमें उस पर टिक करना है। तो नाम इसके हो जाते हैं, पहला हो जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा हो जाता है अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, जिसको आर टाइप कंडीशनिंग कहा जाता है, ठीक है। थर्ड है अनुक्रिया उद्दीपक, आर एस थ्योरी। आर टाइप भी इसको कहा जाता है, आर एस टाइप या आर एस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सक्रिय अनुकूलन, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सबलीकृत अनुक्रिया, मतलब रीइंफोर्स्ड रेस्पॉन्स थ्योरी। और लास्ट है नैमित्तिक या फिर साधनात्मक अनुबंधन, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, आर टाइप, आर एस टाइप, ठीक है, या फिर रीइंफोर्स्ड रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ये नाम हमको याद रखने हैं। अब देखेंगे इस थ्योरी से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पुनर्बलन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन, इसको इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई सेना है, वो क्या है, वो युद्ध लड़ रही है, ठीक है। कोई सेना युद्ध लड़ रही है, अब इनके पास जो राशन होता है, ठीक है, जो गन्स, जो एमओ होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये कम होता जाता है, जब युद्ध चल रहा है तो ये चीजें कम होती जा रही हैं। अब अब जो सेना है, जो सेना का हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर ने क्या किया, कुछ सामान एक ट्रक में रखा, ठीक है, और ट्रक से सामान को क्या किया, सेना की जो टुकड़ी लड़ रही है वहां तक पहुंचा दिया। अब ये जो सामान है ये, ठीक है, ये जो सामान है, ये चीजें हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाती है रीइंफोर्समेंट। कि रीइंफोर्समेंट आ रहा है, रीइंफोर्समेंट हैज बीन सप्लाइड, रीइंफोर्समेंट हैज बीन डिप्लॉयड। तो ये चीज रीइंफोर्समेंट हो जाती है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप क्या करा, आपने 5 बजे से लेके 6 बजे तक शाम को आप पढ़ने बैठे। आपने कितनी देर पढ़ाई की, 1 घंटा पढ़ाई की। अब आपने 1 घंटा पढ़ाई की, अब यहाँ पर आपकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा 1 घंटे अगर तुमने और पढ़ाई की तो तुम्हें चॉकलेट देंगे। सपोज करते हैं अगर आपने 5 से 7 बजे तक पढ़ाई की तो कितने घंटे हो गए, तो अब क्यों पढ़ाई करोगे आप, क्योंकि जो पुनर्बलन है वो यहाँ पे काम करेगा। क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है और पढ़ने के लिए, वो चीज हो जाती है पुनर्बलन। मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है, क्या चीज आपको पिंच कर रही है कि आपको ये काम करना है, तो वो चीज हो जाती है रीइंफोर्समेंट। पूरे तौर पे इसको मोटिवेशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि काम करने, आप जो काम कर रहे हैं उसका मोटिव अलग हो सकता है, मोटिवेशन अलग हो सकता है, लेकिन एट अ सर्टेन टाइम आप क्या हो रहा है, आप कमजोर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या किया, आपकी मम्मी ने आपको चाय ला के दे दी, ठीक है, कॉफी ला के दे दी, तो वो चीज एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, सकारात्मक या फिर धनात्मक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा होता है नकारात्मक या ऋणात्मक, जिसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, समझेंगे इसको। इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास की।
एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास में है, अब क्या किया, आपने टेस्ट लिया, टेस्ट में इसके अच्छे नंबर आए, अब इसके अच्छे नंबर आए, आपने क्या किया, इस बच्चे की प्रशंसा की, इसको एक टॉफी या फिर एक चॉकलेट आपने गिफ्ट में दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर इस बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा ये जो प्रशंसा आपने की है, जो प्रेज किया है, या जो टॉफी है, या आपने जो चॉकलेट दी है, वो रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेंगी। अब क्या हुआ यहाँ पर, आपने एक टेस्ट लिया, अब इसके बाद क्या करेगा, आपने जैसे ये रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करेगा, क्योंकि अब इसको लग रहा है कि ये दोबारा अच्छे से तैयारी करेगा, अच्छे नंबर आएंगे, तो इसको फिर से आप प्रशंसा करोगे, इसको अच्छा लगेगा, आप इसको चॉकलेट दोगे। तो ये चीज यहाँ पर हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जो बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का, जो बच्चे का बिहेवियर है, वो क्या हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रहा है पॉजिटिव वे में। तो जो रीइंफोर्समेंट हुआ वो हो गया आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, अब देखिए, वही बच्चा हम लेते हैं, फर्स्ट क्लास में बच्चा है, आपने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में इसने बहुत ही अच्छे नंबर इसको मिले, टेस्ट में अच्छे नंबर इसको मिले, ठीक है। जैसे सपोज किया कि आपने 100 नंबर का टेस्ट है, इसको 100 में से 100 नंबर मिल गए, एक सपोज कर रहे हैं 100 में से 100 नंबर मिले। अब आपने क्या किया, इस बार आपने इसकी तारीफ नहीं की, इस बार आपने इसको क्या किया, आपने इसको डांट दिया, ठीक है, आपने इसको डांट दिया इसको, और इसको डांट दिया। अब क्या हुआ, अब बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा अब ये भी जो आप डांट लगा रहे हैं बच्चे की, ये भी रीइंफोर्समेंट हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बच्चा जब आप अगली बार टेस्ट लोगे तो उसमें ये अच्छे से तैयारी करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको अब पता है कि अगर इसके अच्छे नंबर आए तो आप इसको डांटोगी, ठीक है, आप इसको दंड दोगे, तो वो तैयारी नहीं करेगा। तो क्या हुआ, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो अब निगेटिव वे में हो रहा है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो आप दे रहे हैं उसका मोटिव ये होना चाहिए जो बिहेवियर है वो और अच्छा हो, रिफाइंड हो, इम्प्रूवमेंट हो, उसमें पॉजिटिव वे में उसमें इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन अगर आप उसको डांटोगे तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो तो डाउन होता चला जाएगा ना, बच्चा सही से पढ़ेगा ही नहीं, वो डर जाएगा, पढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट काम करेगा ये वो नकारात्मक या फिर ऋणात्मक, इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया था स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। आप देखेंगे जो बीएफ स्किनर के जो प्रशिक्षण के इन्होंने प्रकार बताए, उन्होंने 2 प्रकार बताए। पहला क्या बताया, पहला बताया पुरस्कार प्रशिक्षण, जिसको रिवार्ड ट्रेनिंग कहा जाता है। दूसरा दंड प्रशिक्षण, जिसको पनिशमेंट ट्रेनिंग कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ, पुरस्कार प्रशिक्षण का मतलब है कि आपने बच्चे का टेस्ट लिया, ठीक है, बच्चे ने सपोज किया 10 में से 9 नंबर उसको मिले। अब आपने क्या किया, इस बच्चे को गिफ्ट में एक पेन दे दिया, इसकी प्रशंसा कर दी, एक टॉफी दे दी इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर ये जो चीजें ये पुरस्कार हो जाएंगी। आपने अब इसको आप ट्रेनिंग क्या दे रहे हो, आप इसको ट्रेनिंग दे रहे हो किसी भी काम करने के लिए, बदले में, किसके बदले में, इस पुरस्कार के एक्सचेंज में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब बच्चा जो सीख रहा है तो वो पुरस्कार के लिए सीख रहा है, तो उसको एक रिवार्ड मिलेगा, एक पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वो सीख रहा है। तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है वो पुरस्कार प्रशिक्षण या फिर रिवार्ड ट्रेनिंग कहलाती है। वहीं पर नेक्स्ट है दंड प्रशिक्षण या पनिशमेंट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि क्लास में होता है कि जो कई बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उद्दंड बच्चे होते हैं, इसको उद्दंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इन बच्चों के चलते क्लास का जो माहौल है, बाकी बच्चे अफेक्ट होते हैं, उनकी लर्निंग में बाधा उत्पन्न होती है। अब क्या किया जा सकता है, अब हमको एक ऐसा, हालांकि जो पनिशमेंट है वो अलाउ नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया था बीएफएस का,
जो स्किनर का कॉन्सेप्ट है, हम केवल उस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि आपको पनिशमेंट देनी ही है बच्चों को, हम बस इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण के प्रकार बताए थे स्किनर, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो उन्होंने चूहा लिया था, ठीक है, अब चूहा ने क्या किया, एक गलत लीवर दबा दिया, एक गलत लीवर दबाया, गलत लीवर दबाते ही उसको करंट के शॉक लगे, मतलब छोटे से बिजली के झटके लगते हैं। अब क्या किया, अब उसने जो गलत वाला लीवर है, ठीक है, जो गलत लीवर है, चूहे ने क्या सीखा, अब मुझे ये गलत लीवर नहीं दबाना है। मतलब कि आप चूहे को ट्रेन कर रहे हैं कि तुम्हें ये लीवर दबाना नहीं है। नहीं दबाने का मतलब क्या है, अगर आप इसको दबाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जब 2-3 बार पनिशमेंट दे दी चूहे को, तो अगली बार फिर चूहे को पता लग जाता है और उसके बाद वो गलत वाला लीवर नहीं दबाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, जो बीएफएस ने जैसा बताया कि जो उद्दंड बच्चे हो सकते हैं, पनिशमेंट के तौर पे हो सकता है कि टीचर है उनको अपने साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, तो वो चीज बच्चों, उस बच्चे के लिए पनिशमेंट की तरह काम करेगा, लेकिन वो पनिशमेंट, अगर हम टीचिंग की बात करें तो ऐसा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए जो उसको मेंटल तौर पर, फिजिकल तौर पर, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली उसको अफेक्ट करे। ऐसा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो वहां पर जैसे टीचर उसको अपने साथ लगा सकता है। कैसे लगा सकते हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधे हैं, वहां पर उनको पेड़ पौधे के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको वहां पर साथ में लगा लें। तो उनको ऐसे ट्रेन करना है कि उनका जो निगेटिव बिहेवियर है, जो निगेटिव बिहेवियर है, उसको सप्रेस करना है, उसको कम करना होता है। तो वहां पे दंड प्रशिक्षण वहां पर फॉलो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुनर्बलन की सूची। ये सूची बीएफएस स्किनर ने ही बताई थी अपने प्रयोग के बाद। इन्होंने बताया कि जो पुनर्बलन है वो 2 तरह से दिया जा सकता है। पहला सतत पुनर्बलन, जिसको कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, जिसको पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे सतत पुनर्बलन की। सतत पुनर्बलन में क्या होता है, देखो, आपने क्या किया, आप बच्चों के क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। अब टेस्ट में एक बार टेस्ट लिया, दूसरी बार टेस्ट लिया, तीसरी बार टेस्ट लिया, चौथी बार टेस्ट लिया, पांचवी बार टेस्ट लिया। अब यहां पर देखेंगे, सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है एक बार टेस्ट लिया और इस टेस्ट के बाद आपने क्या किया, एक रीइंफोर्समेंट दे दिया। रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपने एक पेन गिफ्ट दे दिया, उसके बाद दूसरी बार टेस्ट लिया, आपने फिर से एक पेन गिफ्ट दे दिया, तीसरी बार टेस्ट लिया, फिर से कुछ दूसरा गिफ्ट दे दिया, चौथी बार फिर से कोई गिफ्ट दे दिया, पांचवी बार फिर से कोई गिफ्ट दे दिया। अब यहाँ पर गिफ्ट जो आप दे रहे हैं, जो रीइंफोर्समेंट आप दे रहे हैं, वो कैसा है, देखिए वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता जा रहा है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, इसको सतत पुनर्बलन कहा जाता है। मतलब हर एक एक्टिविटी के बाद आप उनको पुरस्कार दे रहे हो, तो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन, इसको पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इसको 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। पहला कौन सा था, निश्चित अंतराल, सेकंड परिवर्त अंतराल, थर्ड निश्चित अनुपात, फोर्थ परिवर्त अनुपात। इसको समझेंगे। निश्चित अनुपात का मतलब क्या है, देखो, निश्चित अंतराल का क्या मतलब है, आपने एक बार एक एक्टिविटी कराई, दूसरी बार एक्टिविटी कराई, तीसरी बार एक्टिविटी कराई, चौथी बार एक्टिविटी कराई, आप इस तरह से एक्टिविटी करा रहे हैं कुछ। अब आप कॉन्टिन्यूअस में लगातार दे रहे थे, हर एक एक्टिविटी के बाद दे रहे। अब आपने क्या किया, अगर बच्चे ने 2 टेस्ट में सही परफॉर्मेंस दी है, तो आप उसको एक गिफ्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर 2 टेस्ट में एक सही परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने, तब आप कोई गिफ्ट दे रहे हो। फिर 2 टेस्ट के बाद आपने क्या किया, बच्चों ने अगर सही परफॉर्मेंस दिए, तो आप गिफ्ट दे रहे हो। अब यहाँ पे जो अंतराल है, जो इंटरवल है, वो यहाँ पे 2 टेस्ट हो गया। मतलब 2 बार परीक्षा लेने के बाद ही आप उनको कोई रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। तो एक निश्चित गैप हो जा रहा है, एक निश्चित इंटरवल है यहाँ पर, तो इसको एक निश्चित अंतराल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिवर्त अंतराल की। परिवर्त अंतराल में क्या हो रहा है,
अब इसी को लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर आप लगातार टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट तो आप लगातार ले रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आप टेस्ट ले रहे हो। बट अब आपने क्या किया, जो आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, जैसे आपने क्या किया, पहले तो 2 बार में ही दे दिया, उसके बाद आपने 3 बार में दिया इन्फोर्समेंट, उसके बाद आपने 1 बार में ही रीइंफोर्समेंट दे दिया। अब यहाँ पर जो इंटरवल है, जो रीइंफोर्समेंट देने का, जो पुनर्बलन देने का रीइंफोर्समेंट है, वो बदल रहा है, वो परिवर्तन उसमें हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 बार में दिया, यहाँ पर आपने 3 बार में दिया, यहाँ पर 1 ही बार में दिया। मतलब क्या हुआ, अगर 2 टेस्ट में सही परफॉर्मेंस दिए तो आपने क्या किया, फिर से रीइंफोर्समेंट दिया। इसके बाद आप 2 बार नहीं दे रहे, 3 बार अगर किसी ने सही प्रयास किया है तो आप फिर से रीइंफोर्समेंट दे रहे। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया कि 1 बार में ही दे दो, अगर 1 बार परफॉर्मेंस अच्छी है तो रीइंफोर्समेंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो रीइंफोर्समेंट का जो इंटरवल है, टाइम पीरियड है, वो लगातार चेंज हो रहा है। 2 बार में, तीसरी बार सही करने पर, 1 बार सही करने पर। तो ये तो परिवर्तन अंतराल हो गया। अब देखेंगे इसके बाद आता है निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात क्या है देखेंगे इसको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने यहाँ पे क्या किया, निश्चित अनुपात को ऐसे समझेंगे, जैसे एक बच्चा है, आपने टेस्ट लिया, 2 बार वो उस टेस्ट में क्या किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक बार उसने क्या किया, एक बार उस टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक रेशियो बना लिया कि अगर बच्चे ने 2 बार सही परफॉर्मेंस दी है और 1 बार अगर गलत परफॉर्मेंस दी है, कोई बात नहीं, हम उसको रीइंफोर्समेंट दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक क्या अनुपात बना लिया। उसके बाद फिर से अगर बच्चे ने 2 बार सही परफॉर्मेंस दी है और 1 बार उसने निगेटिव परफॉर्मेंस दी है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है। तो आप इस रेशियो के हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे कि 2 बार बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया तो रीइंफोर्समेंट दे दिया, 1 बार गलत किया, कोई बात नहीं, 2 बार तो अच्छा किया ना। तो यहाँ पे जो अनुपात बन रहा है वो 2:1 अनुपात आपने बना लिया। तो ये तो निश्चित अनुपात की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिवर्तन अनुपात की। अब परिवर्तन अनुपात को ऐसे समझेंगे, जैसे 1 बार टेस्ट लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार, 4 बार, 5 6 7। अब आप इस तरह से लगातार टेस्ट ले रहे हैं। अब आपका जो पहले का अंतराल था, वो अनुपात था, वो 2:1 का था। ठीक है, मतलब 2 बार सही प्रदर्शन और 1 बार प्रदर्शन क्या था, सही नहीं था। तो क्या किया, आपका 2:1 रेशियो चल रहा था। आप निश्चित अनुपात का ये अनुपात था। अब आपने क्या किया, आप इस अनुपात को चेंज करते जा रहे हो। जैसे पहले तो आपने क्या किया, अगर 2 बार बच्चे ने सही प्रदर्शन किया है, 1 बार गलत प्रदर्शन किया है, अब आपने रीइंफोर्समेंट दे दिया। नेक्स्ट टाइम क्या किया आपने, 1 2 3, अगर बच्चा 3 बार प्रदर्शन सही करेगा और 1 बार गलत कर भी दिया, कोई बात नहीं, अगर 3 बार तो सही किया है ना, 1 बार गलत किया, अब रेशियो क्या बना लिया, 3:1 का रेशियो आपने बना लिया। तो यहाँ पर रेशियो चेंज हो रहा है और आपका जो इन्फोर्समेंट देने का जो क्रम है वो भी चेंज हो रहा है। मतलब पहले 2 बार सही करने पर दे रहे हो, 3 बार सही करने पर दे रहे हो, 4 बार सही करने पे, तो एक रेशियो बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हो गया पुनर्बलन की सूची, इसको हमें याद रखना है। अब देखिए, अब हम स्किनर का जो प्रयोग है इसकी हम बात कर लेते हैं। इस प्रयोग में एक बॉक्स उन्होंने बना लिया। ठीक है, ये सिग्नल लाइट बना ली, यहाँ पे ये लीवर बना लिया, ये स्पीकर हो गया, ये फूड डिस्पेंसर है, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है। इलेक्ट्रिक ग्रिड है ये वाला। और ये किससे, एक जनरेटर से टू शॉक, मतलब एक करंट, इसको एक छोटा सा माइन्यूट शॉक दिया जाता है, बहुत ही छोटा शॉक दिया था। अब क्या होता है कि अगर प्रयोग इन्होंने ये किया, ये लीवर है, ठीक है, चूहा को इसमें रख दिया, चूहे ने अगर लीवर की जो सही साइड है, जैसे इसको हम मान लेते हैं ये वाली साइड क्या है, सही है, इसको हम ऐसे टिक कर देते हैं, और ये जो साइड है वो गलत गलत वाली साइड है। ठीक है, अगर चूहे ने इस साइड पे लीवर को प्रेस किया, दबाया है,
तो क्या होगा, एक सही वाली लाइट जलेगी, जो सही सिग्नल होने पे लाइट जलेगी, और जो फूड यहाँ पर रखा है, खाना रखा है, वो इसमें से अपने आप इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने लीवर प्रेस किया, चूहे ने लीवर प्रेस किया। अब अगर ये लीवर सही वाला है, इसको हम राइट लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये लीवर सही वाला है तो चूहे को क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, मतलब भोजन मिल जाएगा। वहीं पर चूहे ने जो लीवर प्रेस किया, ठीक है, वो लीवर की साइड गलत है। लीवर की साइड कौन सी, रॉन्ग साइड, या रॉन्ग लीवर प्रेस किया, तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या है, उसको ये शॉक जनरेटर से एक शॉक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये लीवर है, अगर लीवर सही लीवर को प्रेस किया, या फिर राइट साइड जो सही साइड है लीवर की उसको प्रेस किया, तब तो उसको यहाँ से भोजन मिल जाएगा, ऐसे भोजन आ जाएगा, यहाँ पर ये भोजन आ गया। वहीं अगर गलत गलत साइड में प्रेस किया तो उसको शॉक लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। अब हो क्या रहा है, चूहे ने कुछ बार प्रयास किया। अब पहली बार में चूहे को नहीं पता था कि कौन सा लीवर का सही साइड है, कौन सा गलत साइड है। कई बार प्रयास किया उसने, अब उसको पता लग गया कि एक जो साइड है वो सही वाली है, एक रॉन्ग साइड है। अगर मैं राइट साइड में प्रेस करूंगा तो मुझे फूड मिलेगा, अगर मैं रॉन्ग साइड में प्रेस करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा चूहे ने क्या किया, सीख गया है, ये चीज सीख गया है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब हो ये रहा है, बीएफ स्किनर ने ये बताया कि हमें क्या करना है, इससे थ्योरी से क्या निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये निकाला, अगर ये फूड है, ठीक है, फूड क्या है यहाँ पर, फूड क्या है, स्टिमुलस। हम ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, या फिर कंडीशनिंग क्या करा रहे हैं। ठीक है, हम चूहे को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम्हें लीवर की सही साइड दबानी है, मतलब जो राइट साइड है, राइट साइड आपको प्रेस करनी है। चूहे को हम ऐसी कंडीशन दे रहे हैं। अब अगर राइट साइड प्रेस करेगा चूहा तो क्या होगा, उसको फूड मिल जाएगा। राइट साइड में प्रेस करेगा तो उसको फूड मिल जाएगा। तो फूड क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। ठीक है, ये तो हो गया स्टिमुलस। अब क्रिया क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, चूहा क्या क्रिया कर रहा है, प्रेस राइट साइड। ठीक है, मतलब जो राइट वाली साइड है, अगर चूहा, हम सिखा रहे हैं कि चूहा हर बार इसको ही दबाए, मतलब अगर चूहे को फूड चाहिए तो वो राइट साइड ऑफ द लीवर उसको प्रेस करे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फूड क्या किया, फूड एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, और जो राइट साइड लीवर, जो सही लीवर दबाने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसीलिए इसको आर एस टाइप या आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स को यहाँ पर पहले रख रहे हैं, मतलब बीएफ स्तर ने रिस्पॉन्स को पहले रखा है यहाँ पर। वहीं जो हमने बात की थी थॉर्नडाइक की, अगर हम बात करें या फिर पावलोव की बात करें, तो वो लोग पहले क्या कर रहे थे, वो पहले स्टिमुलस रख रहे थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स रखा था। ये किसका था, ये पावलोव वाला था। ठीक है, लेकिन हम स्किनर स्किनर की जो थ्योरी है उसमें क्या होता है, उसमें रिस्पॉन्स पहले रखा जाता है, इसके बाद स्टिमुलस रखा जाता है। इसीलिए इसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। मतलब कि सही दबाने पर ही तुमको स्टिमुलस मिलेगा, सही दबाने पर ही तुमको फूड मिलेगा। तो अगर तुमको फूड चाहिए तो आप राइट साइड दबानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया स्किनर का थ्योरी हो गई। वहीं अगर इन्होंने, चूहे ने क्या किया, रॉन्ग साइड अगर प्रेस की तो पनिशमेंट मिलेगी इसको। तो चूहा कई बार कोशिश करने के बाद चूहा ये चीज सीख गया। अब देखते हैं इसको, ये जो पुरस्कार प्रशिक्षण था चूहे का क्या था, मतलब कि अगर चूहा अगर राइट साइड, मतलब राइट लीवर दबाएगा तो हम उसको एक रिवार्ड देंगे, जो स्टिमुलस देंगे वो क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। दंड प्रशिक्षण में चूहा अगर रॉन्ग साइड अगर दबाता है, रॉन्ग साइड प्रेस करता है, रॉन्ग लीवर प्रेस करता है,
तो उसको पनिशमेंट देंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम रॉन्ग लीवर को प्रेस ना करे। तो ये दंड प्रशिक्षण हो गया। वहीं पर ये जो चीजें निकाली, जैसे एक बार सही लीवर दबाने पर उसको दे दिया, दूसरी बार सही दबाने पर दे दिया, लगातार सही दबाता जा रहा है तो उसको फूड देते जा रहे हैं, तो ये सतत पुनर्विलन में आ जाएगा। वही निश्चित अंतराल, जैसे कि अगर चूहा 2 बार सही लीवर प्रेस करता है तभी उसको फूड मिलेगा। परिवर्तन अंतराल में स्किनर ने क्या किया, अब जो सही लीवर प्रेस करने का है उसको आप चेंज करते जा रहे हैं। जैसे अगर उसने 2 बार दबा दिया तब फूड दे दिया, 1 बार दबा दिया तब फूड दे दिया, 3 बार दबा दिया तब फूड दे दिया। भाई निश्चित अनुपात उन्होंने क्या किया कि अगर राइट साइड 2 बार प्रेस किया है, रॉन्ग साइड लीवर, जैसे राइट लीवर 2 बार प्रेस किया है, रॉन्ग लीवर 1 बार प्रेस किया है, तो 2:1 का रेशियो हो गया। अगर ऐसे रेशियो में प्रेस कर रहा है कोई बात नहीं, उसको फूड देंगे। उसका इन्होंने रेशियो चेंज करते गए, ये परिवर्तन बात हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्क्वायर का। अब देखेंगे जो सिद्धांत है, अगर हम इसको एक लाइन में बात करें कि सिद्धांत क्या है ये स्किनर का, तो कह सकते हैं अनुक्रिया करने से लाभ होने पर ही व्यक्ति अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करने से लाभ होने पर मतलब चूहे ने जो अनुक्रिया की उसका लाभ क्या हो रहा है, उसको फूड मिल रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, ये तो हो गया उसका लाभ। अब अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया क्या है, लीवर को प्रेस करना, ठीक है। मतलब सही अनुक्रिया करने से अगर लाभ हो रहा है तभी वो अनुक्रिया करेगा। अगर उसको पनिशमेंट मिल रही है अनुक्रिया करने से, ठीक है, तो वो लीवर प्रेस ही नहीं करेगा। सो सिंपल सी बात है, एक लाइन में याद रखना है कि अनुक्रिया करने से लाभ होने पर ही व्यक्ति अनुक्रिया करेगा। एक लाइन में इस तरह का सिद्धांत समझ सकते हैं। अब 2 चीजें हमें याद रखनी, शेपिंग क्या होता है और प्रोग्राम्ड चेन लर्निंग क्या होता है। शेपिंग का क्या मतलब है, शेपिंग का मतलब है जो बिहेवियर है चूहे का, बिहेवियर क्या है, एक बिहेवियर है उसका राइट लीवर को प्रेस करना, दूसरा बिहेवियर है रॉन्ग लीवर को प्रेस करना। अब हम उसको ढाल रहे हैं कि तुम या तो राइट लीवर प्रेस करोगे या रॉन्ग लीवर प्रेस करोगे, लेकिन अगर तुमने राइट लीवर प्रेस किया तो तुमको फूड मिलेगा, भोजन मिलेगा, वहीं अगर तुमने रॉन्ग लीवर प्रेस किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो हम उसका जो बिहेवियर है उसको ढाल रहे हैं, शेपिंग कर रहे हैं। प्रोग्राम्ड चेन लर्निंग क्या होता है, इसको ऐसे समझेंगे, क्लासरूम इम्प्लीकेशन जो होता है थ्योरी का वो ऐसे ही होता है, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो चीज़ें सिखाते हैं उनको छोटे छोटे इवेंट में बांटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे कि कोई एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है, तो बच्चे क्या करेंगे, उस चैप्टर को, एक बड़ा चैप्टर है, एक साथ उसको नहीं याद कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो क्या किया, पैराग्राफ में पढ़ा दो, एक पैराग्राफ पढ़ा दो, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा दो, तीसरा पैराग्राफ पढ़ा दो, छोटे छोटे टुकड़ों में उस जो कॉन्सेप्ट है उसको डिवाइड करके पढ़ा दो, तो वो प्रोग्राम चेन लर्निंग हो जाता है।